हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 25 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंडेड ट्रांसफर ऑफ जस्टिस वर्मा। तो अभी डिबेट में चल रहा है, काफ़ी डिबेट में चल रहा है। लगभग आप आज से 4-5 दिन पहले क्या होता है कि एक दिल्ली हाई कोर्ट में एक जज होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है यशवंत वर्मा। ठीक है, इनके घर में आग लग जाती है, ठीक है, एंड उसके बाद जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं उनको बुलाया जाता है, आग बुझाई जाती है। उसके बाद जो ऑफिशियल जो आग बुझाने जाते हैं उनको क्या मिलता है, वहाँ पे बर्न करेंसी मिलती है, बहुत सारी बर्न करेंसी। अब एक सिटिंग जज अपने घर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेंसी क्यों रखेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि वो करेंसी कहीं ना कहीं अनवांटेड मीन्स से कमाई गई होगी, ठीक है। एंड इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है कि उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो जो एक माइनर आउटरेज शुरू हुई थी कि एक डिबेट शुरू हुई थी कि एक जज के घर में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो हार्ड कैश है वो क्या कर रहा है, इनके ट्रांसफर के बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा कि यार एक जज ने करप्शन किया है, इतनी ज़्यादा मात्रा में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसके घर से करेंसी मिल रही है और आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। और ट्रांसफ़र कहाँ पे कर रहे हो? उसके पेरेंट हाई कोर्ट में, जहाँ से वह बिलोंग करता है, होम टाउन है जहाँ पे। तो ये तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, करप्शन का रिवॉर्ड दे रहे हो उसको कि आपने करप्शन किया है, हम आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ना पब्लिक की सुनी है ना मीडिया की सुनी है, एंड फाइनली अपनी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को भेज दी है टू ट्रांसफर यशवंत वर्मा फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट टू इलाहाबाद हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑन मंडे recommended the government to transfer Justice Yashwant Verma from Delhi High Court to Allahabad High Court, even as a 3-member judge is scheduled to commence in a day or two a deeper fact-finding inquiry to be allegations of sex of burnt committee। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा आउटरेज शुरू हो गया, उसके बाद हमारी जुडिशरी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आना शुरू हो गए कि नहीं नहीं, ये जो ट्रांसफ़र है ये तो पहले से पेंडिंग था, पहले से ड्यू था और इसे होना ही था, इसका इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट से और अदर जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहाँ से एक और क्लैरिफिकेशन आया। उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफ़र इस वजह से किया गया है ताकि जो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी अगेंस्ट यशवंत वर्मा, उसमें यशवंत वर्मा इंटरफेयर ना कर पाए, इंटरफेरेंस ना हो, जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसको मैनिपुलेट ना कर पाए। इसके अलावा एक और क्लैरिफिकेशन हमारी जुडिशरी की तरफ से आया और जुडिशरी का कहना है कि हम इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हमें पता है इनके घर से क्या मिला है, इन पर चार्जेस कैसे हैं। दैट इज भाई, हमने इन्हें ट्रांसफ़र करते टाइम इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनसे जुडिशियल वर्क करने की जो पावर है ना वो छीन ली है। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट तो जा रहे हैं बट कोई जुडिशियल वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब फिर भी ये जो क्रिटिसिज्म है मीडिया की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, जो आउटरीच आ रहा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है ना। पब्लिक मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है कि अगर इतना ही केस है ना किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट के घर से निकला होता तो अभी तक ईडी, सीबीआई सब उसके घर पे पहुंच चुके होते और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही ऑर्डर आ गया होता कि आप इन्हें अरेस्ट करो। बट एक जज के घर से सेम क्वांटिटी में कैश मिला है ना, एक ब्लैक मनी मिला है ना, बट उसके खिलाफ ना तो जुडिशरी की तरफ से बहुत ज़्यादा मेजर आउटरीच दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो ऐसा लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं हाई कोर्ट जजेज के बारे में कि कैसे अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट के जजेज और इनकी क्या पावर्स होती हैं। एज वी ऑल नो,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से लेके 231 के बीच में, जो कि पार्ट 6 में है, हाई कोर्ट की पावर्स, ज्यूरिसडिक्शन और जो सुपरिंटेंडेंट है उनका, उसके बारे में बताया गया है। अब ये जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं हाई कोर्ट में? तो हाई कोर्ट का एक जो चीफ जस्टिस होता है उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। किससे कंसल्ट करके? रेस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके एंड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके। सेम अगर अदर जजेस को अपॉइंट करना हो तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, कंसर्निंग स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करके, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करता है एंड जो रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट है वहां के चीफ जस्टिस से भी क्या करता है? कंसल्ट करता है। अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ स्टेट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। मान लो अगर कोई हाई कोर्ट का जज एक ऐसे हाई कोर्ट में जा रहा है जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक या एक से अधिक स्टेट्स तक है, यानी कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे हाई कोर्ट हैं, बट कुछ हाई कोर्ट ऐसे भी हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में काम करते हैं। यानी कि जैसे आप देख लो जो असम का हाई कोर्ट है, असम में गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है वो असम के लिए भी काम करेगा, अरुणाचल प्रदेश के लिए काम करेगा। तो ऐसे केस में है ना, जब एक हाई कोर्ट मल्टीपल स्टेट में अपना ज्यूरिसडिक्शन रखता है तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है वहां के जज को, बट सारे गवर्नर्स जो कंसर्न स्टेट हैं उनके गवर्नर से कंसल्ट करता है एंड सीजीआई एंड कंसर्न जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से परमिशन ली जाती है, यानी कि कंसल्टेशन किया जाता है। बाद में लेटर ऑन क्या हुआ कि एक सेकंड जजेस केस 1993 में हुआ एंड इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका कंसल्टेशन बाइंडिंग होगा ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जिस पर्सन को भी अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट का जज, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो कंसल्टेशन लिया जाता था, यहाँ पे जो लिया जा रहा है कंसल्टेशन, वो बाइंडिंग हो गया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जिसका नाम रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट को उसे अपॉइंट करना ही होगा। बाद में थर्ड जजेस केस में 1998 में इसको थोड़ा सा बदला गया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया गया। उन्होंने कहा ठीक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लिया जाएगा, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस से, सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, तभी वो कंसल्टेशन क्या होगा? बाइंडिंग होगा। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओन एज ओन ये डिसीजन लेते हैं कि एक्स पर्सन को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाना है तो वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होगा। इसी को बोला जाता है कॉलेजियम। कौन हाई कोर्ट के कॉलेजियम में कौन कौन होता है? एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज। वेयरएज सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में क्या होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो ये अंतर होता है हाई कोर्ट के कॉलेजियम में और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में। ये हो गया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड बात। अगर बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए टू बिकम द जज इन हाई कोर्ट, तो पहला जो क्राइटेरिया है कि जो पर्सन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा 2 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, या तो 10 साल तक किसी जुडिशियल पोस्ट पर रहा हो 10 ईयर तक, या फिर एडवोकेट रहा हो किसी हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। एक तो भारत का सिटीजन होना चाहिए उसे, और फिर 2 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, या तो किसी जुडिशियल पोस्ट पर 10 ईयर्स तक रहा हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट काम किया हो फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसको हटाया कैसे जाता है? किसी भी हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है? तो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है और हटाता भी प्रेसिडेंट है, बट उसका एक प्रोसीजर है। ठीक है, उसके कुछ ग्राउंड्स होते हैं। 2 ग्राउंड्स हैं बेसिकली जिनके बिहाफ पर हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है। वो 2 ग्राउंड है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि हाई कोर्ट के जज ने कोई ऐसा काम किया है जो मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आता है, तो उसको हटाया जा सकता है। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट को यह कंफर्म हो जाए कि हाई कोर्ट का कोई भी जज अब जज बनने की कैपेसिटी नहीं रखता है, इनकैपेबल हो चुका है, तो प्रेसिडेंट उसको हटा सकते हैं। बट ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट को किसी ने जाके बोल दिया कि ये इनकैपेबल हो गया है या ये मिसबिहेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको हटा दो। एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है हाई कोर्ट के जज को हटाने का। जो जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है ना, वैसे इम्पीचमेंट की तरह होता है। इम्पीचमेंट नहीं कह सकते बट इम्पीचमेंट की तरह ही होता है। और इसको बनाया गया था जज इंक्वायरी एक्ट 1968 में।
एज पर द एक्ट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल गोज टू एज फॉलोज। सबसे पहले, है ना, पहले प्रोसेस में, पहले स्टेप में क्या करते हैं कि लोकसभा के 100 मेंबर्स, या तो लोकसभा के 100 मेंबर्स या फिर राज्यसभा के 15 मेंबर्स, ठीक है, एक मोशन मूव करते हैं अपनी रेस्पेक्टिव हाउसेज में। अगर लोकसभा में मोशन मूव हो रहा है तो लोकसभा के 100 मेंबर्स, और राज्यसभा में मोशन मूव हो रहा है तो राज्यसभा के 15 मेंबर इस मोशन को मूव करते हैं। एंड स्पीकर एंड और चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन उसको गो थ्रू करता है। अब ये राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर के विजडम पे रहता है कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट करे या फिर रिफ्यूज कर ले, ठीक है। अगर उसने रिफ्यूज कर दिया फिर कोई बात ही नहीं है, नल एंड वॉइड हो जाता है। बट अगर एक्सेप्ट कर दिया तो एक्सेप्ट करने के बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है कि जो एलिगेशन लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा लगाए गए हैं उनको गो थ्रू किया जा सके, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इस 3 मेंबर कमेटी में कौन कौन होता है? हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी, ठीक है। इसके अलावा ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और इसके अलावा एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जिसे जुडिशरी के फील्ड में एक लंबा चौड़ा अनुभव होता है, ऐसे पर्सन को इस 3 मेंबर कमेटी में डाला जाता है। ये 3 मेंबर कमेटी अपनी फाइंडिंग्स करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, और अगर 3 मेंबर कमेटी उस हाई कोर्ट के जज को गिल्टी पाती है तब ये मोशन कहाँ लाया जाता है? फिर लोकसभा, आपके पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जाता है। और राज्यसभा अगर इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर देती है तो पास होके ये मोशन किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास कर देते हैं टू रिमूव द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर है किसी भी हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का। अभी तक कितने लोगों को रिमूव किया गया है, कितने हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया गया है? तो ये नंबर है 0। अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को इम्पीच नहीं किया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है या नहीं होता है। जो हम सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी जो एलिगेशंस उन पे लगाए गए हैं, तो उन एलिगेशंस में क्या निकल के आता है, उस कमेटी की फाइंडिंग्स कैसी रहती हैं, डिपेंड करेगा। बट ऐसा लग नहीं रहा कि लोकसभा या राज्यसभा की तरफ से ऐसा कोई मोशन आने वाला है इम्पीचमेंट को लेके, ठीक है। देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम टैरिफ। जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं पूरी दुनिया टैरिफ कर रही है, एंड नो वंडर कि आने वाले टाइम पे ये एट द एंड ऑफ द ईयर टैरिफ में बिकम द बर्ड ऑफ द ईयर। जैसे ऑक्सफोर्ड बर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करता है ना किसी भी बर्ड को, तो हो सकता है टैरिफ ही बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जाए। टैरिफ मार्केट एक्सेस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स ऑन एजेंडा एज यूएस ट्रेड डेलीगेशन विजिट इंडिया। जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं बिल्कुल अपोजिट एक्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था हिंदू में, कि चाइना बहुत ज़्यादा टारगेट पे रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के, एंड जो यूरोपियन कंट्री जो यूक्रेन है वो बहुत ज़्यादा टारगेट पे रहेगा। बट जस्ट अपोजिट चीज़ें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बार स्ट्रेटेजिकली या फिर जियोपॉलिटिकली बहुत कम इंटरेस्ट ले रहे हैं जितना इकोनॉमिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, जितने अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में अमेरिका के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज भाई किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन पे 25% का टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पे 25% टैरिफ लगा दिया, मैक्सिको पे 25% का टैरिफ लगा दिया, और इसी फेरिस्त में अब इंडिया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली कह दिया है कि भाई देखो इंडिया हमारा एक अच्छा फ्रेंड है, बट इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया टैरिफ बहुत लगाता है, ठीक है, और हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। 2 अप्रैल तक अगर इंडिया ने टैरिफ नहीं हटाए तो हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब उतने ही टैरिफ लगाएंगे जितने इंडिया हम पे इंपोज करता है। टैरिफ क्या होता है हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। टैरिफ एक टैक्स होता है ना, जो किसी भी कंट्री के आइटम्स पे लगता है जब वो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। लाइक इंडिया, अगर यूएसए से इंडिया में हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस इंडिया क्या करता है ना, टैरिफ लगा देता है, जिससे उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। टैरिफ किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? टैरिफ बट ऑब्वियस सी बात है ना, गवर्नमेंट की इनकम भी होती है। एंड दूसरा मोटिव टैरिफ के पीछे ये होता है कि जो इंपोर्ट्स हैं उनको डिस्करेज किया जा सके, ठीक है, क्योंकि अपने जो
जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, उनको क्या करा जा सके, प्रायोरिटाइज किया जा सके। तो टैरिफ लगा दो, इतना टैरिफ लगा दो कि विदेशी प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएं कि कोई उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाए। अब फिर क्या होगा, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा इंडियन प्रोडक्ट खरीदने के अलावा। तो ये स्ट्रेटजी इंडिया में अपनाई जा रही थी। अब क्या हुआ कि अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल अनअपोलोजेटिक बिहेवियर अपना दिखा दिया है कि भाई हम मानने वाले नहीं, हम टैरिफ लगाएंगे, उसके बाद इंडिया सेटलमेंट में जुट गया है कि भाई कैसे सेटल करें, कैसे इन टैरिफ से बचें। तो इंडिया को अपना एक सेक्टर दिखता है जो अभी तक बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है उसने पूरी दुनिया से, और वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया दुनिया भर से जो इंपोर्ट एग्रीकल्चर आइटम है जो इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर हैवी टैरिफ इंपोज करता है। सो जो हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनको बूस्ट मिल सके, ठीक है, वो परचेज कर सके, ठीक है। तो अब ये जो प्रोटेक्शन है वो हटाने जा रहा है ना, ये एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो खोलने जा रहा है यूएस के लिए। क्योंकि देखो एक के बाद एक बम्बार्डमेंट होने वाली है इंडिया में बजट की। कुछ समय इस महीने अभी मार्च जब चल रहा है, जब हम बात कर रहे हैं, द हिंदू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यूएस के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ब्रैंडन लिंच, ये इंडिया में है और ये इंडिया से कह रहे हैं कि यार हम आपसे इतने सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप भी हमसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। आप हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इतना टैरिफ मत लगाओ कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए। हम मेज प्रोड्यूस करते हैं, मक्का प्रोड्यूस करते हैं, तो आप मक्का हमसे बहुत ज़्यादा मात्रा में परचेज करो, हमसे ऑयल परचेज करो। मतलब डिफरेंट आइटम इन्होंने बोला है कि भाई आप हमसे परचेज कर सकते हो, बट ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा कि हम तो आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अपना मार्केट एक्सेस दे रहे हैं, बट आपने क्या करा है, टैरिफ लगा के हमारे मार्केट एक्सेस को क्या कर दिया, बिल्कुल बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। किसका, अमेरिका का। अमेरिका उन चंद कंट्रियों में से एक है जिसके साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, ठीक है। ट्रेड सरप्लस मतलब ट्रेड सरप्लस कहां से आता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, ठीक है। अगर मान लो कि कोई कंट्री है ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, 100 रुपीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट कम कर रहा है, 50 रुपीज़ का इंपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 100 माइनस 50 इजिकल टू 50, यानी कि 50 रुपए का फायदा हो रहा है, 50 प्रोडक्ट का फायदा हो रहा है। तो ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है इंडिया अमेरिका के साथ में, वेयर एज जो यूएसए है वो इंडिया के साथ में ट्रेड डेफिसिट एंजॉय करता है। तो इसको लेके जो डोनाल्ड ट्रंप है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं कि भाई देखो आप हमसे सिर्फ फ़ायदा नहीं ले सकते, आपको भी कहीं ना कहीं किन्हीं मोर्चों पे फ़ायदा देना पड़ेगा। तो इंडिया ऑफर करता है कि हम आपके साथ कोलैब करेंगे एशिया पैसिफिक में, चाइना को काउंटर करेंगे। तो उन्होंने सीधे दो टूक जवाब दिया कि देखो ऐसा नहीं है कि हमें ही ज़रूरत है तुम्हारी चाइना को काउंटर करने में, आपको भी हमारी ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने में। तो कुछ ऐसा बोलो जो क्या हो, बराबरी का हो, बैलेंस हो। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम आप पे टैरिफ नहीं लगा रहे हैं तो आप भी हम पे टैरिफ मत लगाइए, अदरवाइज हम भी आप पे टैरिफ इंपोज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक के बाद एक विजिट होने वाली है, अभी ब्रैंडन लिंच हैं, फिर जेडी वेंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है ये भी विजिट पे आएंगे माइक वॉल्ट्ज के साथ। जेडी वेंस की लीडरशिप में आएगा, फिर माइक वॉल्ट्ज की लीडरशिप में एक डेलीगेशन आएगा। तो इसको लेके पहले से ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। मीटिंग हुई है हमारे किसकी, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल की और एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर की, टू डिस्कस अपकमिंग टैक्स एंड टैरिफ, गवर्नमेंट सोर्स सेड, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। टैरिफ जो 2 अप्रैल की डेडलाइन है, इंडिया पे लगते हैं या नहीं लगते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लग जाएंगे, बाद में भले ही हट जाए जब ये ट्रेड नेगोशिएशन हो जाए। क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है कि देखो आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात मत करो, आप हमारे साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील कर लो, ठीक है। हम डिसाइड कर लेंगे कि कितना टैरिफ लगेगा, कितना टैरिफ नहीं लगेगा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट बात नहीं करते हैं, फिर क्या होगा, हमारे नेगोशिएशंस कभी खत्म ही नहीं होंगे। तो देखते हैं ये ट्रेड डील कब तक फाइनलाइज होती है, तब तक तो ये खींचतान ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मनरेगा। सेंटर इश्यूज गाइडलाइंस to tackle high rates of job card deletion under MG नरेगा। मनरेगा बहुत ज़्यादा चर्चा में है। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके जो फंड्स हैं वो कट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिए, और अब रिपोर्ट्स आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने जो जॉब कार्ड्स हैं, जो मनरेगा में एक आप कह सकते हो एज ए अपॉइंटमेंट लेटर काम करता है,
है ना जॉब कार्ड, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीट हो रहे हैं। अब तक लगभग 10.43 करोड़ जॉब कार्ड डिलीट हो चुके हैं, जिसको लेके गवर्नमेंट में पैनिक फैल गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है कि भाई पता करो रीजन क्या है। तो जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी है उसने टारगेट भी किया कि देखो ये जो जॉब कार्ड डिलीट हो रहे हैं ना, वो हो रहे हैं आपने जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश की है ना, उसकी वजह से हो रहे हैं। ठीक है, इन पास्ट 4 years नेम ऑफ 10.43 करोड़ वर्कर्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द प्रोग्राम। द हाई रेट ऑफ डिलीशन हैज कोइंसाइडेड विद द गवर्नमेंट पुश फॉर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लेके आ रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बट हाँ इसमें भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है ना, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या करता है, पेमेंट को टारगेटेड कर देता है कि जिसका जॉब कार्ड है उसी के खाते में पेमेंट जाएगी, वही उस पेमेंट को निकाल सकेगा। तो जिससे क्या होता है कि जॉब कार्ड के नाम पे मनरेगा में कैसे करप्शन हो रहा था कि एक डेड पर्सन के नाम पे जॉब कार्ड बना के रखा है, एक ऐसा पर्सन जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता उसके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ है ना, जॉब कार्ड बना हुआ है और उसके नाम पे पैसे निकाले जा रहे हैं। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इसी सबको डिस्करेज करने की कोशिश करता है। तो दैट इज भाई अगर ये जो 10.43 करोड़ जो जॉब कार्ड जो अभी कैंसिल आउट हुए हैं, इसके पीछे इसमें बहुत सारे जॉब कार्ड तो ऐसे होंगे जो डेड पर्सन्स के होंगे, जिन्होंने डर की वजह से कि अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आ गया, अब नहीं चल पाएगा ये करप्शन, तो इसकी वजह से हो जाएगा। तो एक लंबी चौड़ी गाइडलाइंस इन्होंने जारी करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को। इन्होंने बोला है द डिलीशन कैन डन ओनली फॉर रीजन सच एज परमानेंट माइग्रेशन। ठीक है, अगर जॉब कार्ड तभी डिलीट होगा जब कोई परमानेंटली माइग्रेट हो रहा है, चाहे वो अर्बन एरियाज में जा रहा है या दूसरी पंचायत में जा रहा है। द ग्राम पंचायत बीइंग डिक्लेयर्ड एन अर्बन सेटलमेंट, या ग्राम पंचायत को अर्बन सेटलमेंट डिक्लेयर कर दिया गया उस केस में होगा। द कार्ड प्रूव टू बी डुप्लीकेट, अगर कार्ड डुप्लीकेट प्रूव हो जाए तब डिलीट हो सकता है। रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन फॉर्ज डॉक्यूमेंट, अगर किसी ने गलत तरह से रजिस्ट्रेशन कराया हो गलत डॉक्यूमेंट देके तब डिलीट हो सकता है। और ऑन द डेथ ऑफ वर्कर, अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तभी जो जॉब कार्ड है वो डिलीट हो सकता है, अदरवाइज कोई ग्राउंड नहीं है जॉब कार्ड को डिलीट करने का। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जॉब कार्ड फेयर तरीके से बने, डिलीट कम हो, इसके लिए जो ग्राम सभा की बैठक है वो 2 बार होगी और उस बैठक में डिस्कस किया जाएगा कि कितने जॉब कार्ड हैं, कितने लोगों को जॉब कार्ड मिला हुआ है, ताकि ये क्लियर हो सके कि किसी गलत पर्सन के पास जॉब कार्ड ना पहुंच जाए और किसी ऐसे पर्सन को जॉब कार्ड मिस ना हो जाए जिसको उसकी जरूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं इन गाइडलाइंस का क्या इंपैक्ट पड़ता है। बहरहाल फंड है नहीं अभी मनरेगा में, तो बहुत ज़्यादा काम हो नहीं रहा है। तो चलिए जान लेते हैं मनरेगा एक्चुअली है क्या। मनरेगा स्टैंड फॉर महात्मा गांधी, एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, N for national, R for rural, E for employment, G for guarantee, A for act. मनरेगा is the abbreviation for महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, यानी कि एक गारंटी एक्ट है जो गांव के लोगों को रूरल एरिया में रोजगार एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देता है। इसको बनाया गया था 2005 में। ठीक है, एंड 12 फरवरी 2006 से ये इन्फोर्स हो गया पूरे इंडिया में। ठीक है, ये क्या देता है लोगों को, राइट टू वर्क, काम करने का राइट देता है। इस स्कीम के अंडर 100 डेज के रोजगार का प्रॉमिस किया जाता है कि आपको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कैसा रोजगार होगा, अनस्किल्ड रोजगार होगा। ठीक है, अब इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, कोई भी पर्सन जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो इसमें काम करने के लिए एलिजिबल है, कोई भी पर्सन जो 18 साल की एज को अटेन कर चुका है। ठीक है, इसके अलावा रूरल, गांव का होना वो जरूरी है, शहर के आदमी को इसमें काम नहीं मिलेगा। बिलिंग टू डू अनस्किल्ड वर्क, कोई भी ऐसा आदमी जो अनस्किल्ड काम करना चाहता है उसको मिल जाएगा। ठीक है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है ना, गारंटी देता है काम की कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा तो मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है ना, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी इसमें मिलता है। मान लो कि अगर कोई पर्सन है जिसका जॉब कार्ड बन गया और 15 दिन के अंदर उसको काम नहीं मिलता है तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा, जो कितना होगा, उसकी जो डेली वेजेज है उसका 1/4 होगा 1 महीने तक। और अगर 1 महीने बाद भी रोजगार नहीं मिलता है उसको मनरेगा के अंडर, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मनरेगा है, मनरेगा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडियन नेवी। इंडियन नेवी अनाउंसेस मेड इन इंडियन अफ्रीकन एक्सरसाइज IOS सागर। तो इंडियन ओशन का एक जाइंट कंट्री, इंडियन ओशन का एक पावरफुल कंट्री, और
एकमात्र ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसके नाम पर कोई ओशन है। तो एक ऐसा कंट्री जो अपने नाम पे ओशन को ओन करता है, एक ऐसा कंट्री जो अपने चारों तरफ वीक कंट्रीज से घिरा हुआ है, तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस ओशनिक रीजन में वो मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ठीक है, खास करके अफ्रीका में। अफ्रीका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में जो पायरेट्स हैं उनका जो डर है, डेंजर है, वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो हूती रेबल्स हैं यमन में, वो भी क्या कर रहे हैं, जो मैरीटाइम शिप्स हैं उनको लूटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस रीजन में जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको देखे। तो इसी को देखते हुए इंडिया ने 10 अफ्रीकन नेशंस के साथ पार्टनरशिप की है और उनसे कहा कि चलिए साथ में मिलके एक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिससे हम अपने जो हमारा जो इंडियन ओशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इस एक्सरसाइज का नाम क्या रखा गया है? इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट, और AI की में। ठीक है, इसको इसमें कौन होगा? इंडिया, एक तो हमारा इंडिया और 10 अफ्रीकन मेंबर होंगे। ठीक है, थोड़े दिन में ये शुरू होगी, अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही IOS सागर शुरू करने जा रहा है। IOS सागर क्या है? इंडियन ओशन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये एक्सरसाइज मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिसके थ्रू क्या है, इंडियन नेवी डिफरेंट कंट्रीज में क्या करती है, अपने शिप्स भेजती है इस रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में, है ना, एंड दिखाती है कि भाई हम इस कंट्री के साथ खड़े हुए हैं। तो इंडियन ओशन IOS सागर में इस साल किसको भेजा जा रहा है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुनन्या को भेजा जा रहा है। और IOS सागर में इस साल कितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 9 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज? कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स को विजिट करेगा। शिप इज प्लान टू बी डिप्लॉयड ओवर मंथ इन अप्रैल एंड वुड बी अंडरटेकन पोर्ट कार्ड एट दार एस सलाम, जो कि तंजानिया में, नक्काला, पोर्ट लुइस, पोर्ट विक्टोरिया, माले एंड जॉइंट सर्विलांस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ तंजानिया, मोजाम्बिक, मॉरिशस, बहुत सारे कंट्रीज को विजिट करने वाला है। तो इन्हीं दोनों अपकमिंग मैरीटाइम एक्सरसाइजेस को देखते हुए जो हमारे 22 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं उन्होंने ब्रीफ किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्सरसाइज, जो IOS सागर जो पहले से चलती आ रही है और एक जो नई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के महासागर विजन, जो अभी उन्होंने मॉरिशस में अनाउंस किया था, उसके क्या है, उसके साथ अलाइंड है। विद द अनाउंसमेंट ऑफ म्यूचुअल एंड हिस्टोरिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी across the region Mahasagar by Prime Minister Narendra Modi during recent visit to Mauritius, the maiden initiative of IOS Sagar and IKIME are aimed at consolidating Indian Navy's stature as the preferred security partner and first responder in Indian Ocean, the Vice Admiral Tarun Supti said। ठीक है, तो देखते हैं चाइना भी इसको देखे चाइना बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा, क्योंकि अब जब इंडिया इतना ज़्यादा डिफेंस कॉपरेशन करेगा अफ्रीका के कंट्रीज़ के साथ में, तो चाइना के अंदर एक इनसिक्योरिटी आनी लाजमी है। ठीक है, बट अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी पता है, एशियन कंट्रीज़ को भी पता है जो इंडियन ओशन में है, कि चाइना प्रोटेक्टर तो कभी नहीं हो सकता। प्रोटेक्टर कौन हो सकता है? सिर्फ इंडिया हो सकता है, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एक लॉन्ग लास्टिंग हिस्ट्री रही है इंडिया की, जो ये कहती है कि इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, कभी किसी पे कब्जा नहीं किया। तो इंडिया इज़ मोर ट्रस्टेड देन चाइना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज IKIME के बारे में जान लेते हैं। IKIME अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम, ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जिसको अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया। इसमें इंडिया के साथ कितने कंट्री होने वाले हैं? 10 कंट्री होने वाले। कौन कौन से हैं वो 10 कंट्री? जिबूती, इरिट्रिया, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया, ये 10 कंट्री हैं। ये कब से कब तक शुरू होगी? ये होने वाली है 13 से 18 अप्रैल तक होने वाली है। कहाँ पे होगी? कई सारे फेजेज में होगी। इसका पहला फेज शुरू होगा तंजानिया के दार एस सलाम में, दार एस सलाम में। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 26 मार्च के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।